गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। ठीक है, हमने 14 और 15 चैप्टर कर लिए हैं। आप उसकी वीडियो भी जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगी, और प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करें बेटा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। ठीक है, चैलेंजेस। तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं बेटा। ठीक है, उन सभी चुनौतियों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ये चैप्टर बेटा आपके 3 मार्क्स का आने वाला है एग्जाम में, और एक ही 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 3 मार्क्स का एक अति लघुतरात्मक प्रश्न आ जाएगा आपके। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर। तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं अपन सारे 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही देखेंगे, कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अपना हेडिंग है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिख लेते हैं कि बताओ क्या क्या चुनौतियां हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। अब आपको ये चुनौतियां देखते ही समझ जाना चाहिए कि भैया चुनौतियां तो थोड़ी सी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। गरीबी, बेरोजगारी नहीं, महंगाई, तो बस यही सब लिख देते हैं। पहला पॉइंट क्या, मुद्रास्फीति, जिसको महंगाई बोलते हैं अपन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, महंगाई तो बोलते हैं, मुद्रास्फीति को याद रखना। दूसरा क्या हो सकता है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। और तीसरा क्या, गरीबी, पॉवर्टी। ठीक है बेटा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष बेटा एक तो महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है, जो दिन ब दिन बढ़ती महंगाई है। ठीक है, और बेरोजगारी बहुत सबसे ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, और एक पॉवर्टी, गरीबी। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें रहेंगी तो ये इससे क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि ये चीज़ क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो बेटा, मुद्रा स्फीति से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे आप क्या समझते हैं भैया, लिखो इसकी डेफिनेशन। वस्तुओं की कीमत में, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाना, वृद्धि होना, व मुद्रा स्वयं की कीमत कम होना, जैसे रुपये की कीमत गिर जाती है ना, वह मुद्रा स्वयं की कीमत। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, आप इसको नोट करते चलें। मुद्रा स्वयं की कीमत कम होना। ठीक है बेटा, हाँ बेटा, मुद्रा स्वयं की कीमत कम होना। ठीक है, क्या कहलाती है, मुद्रा स्फीति कहलाती है। ठीक है, मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं बेटा, महंगाई से चीजों के दाम बढ़ जाना और स्वयं रुपये की कीमत जो है वो कम हो जाना। जैसे डॉलर के मुकाबले 1 रुपये की कीमत घटती बढ़ती रहती है, 70, 72, 73, 69, 68 ऐसे चलती रहती है। ठीक है, तो ये क्या है कि रुपये की कीमत को घटाता बढ़ाने का सूचकांक होता है एक, जिससे कि हमारी इंटरनेशनल लेवल कितनी है हमारे रुपये की। ठीक है, और
वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाना, जैसे मान लो अगर कच्चा तेल महंगा हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, तो भारत में भी कच्चे तेल का असर ऐसा पड़ेगा कि यहाँ पे पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे। लेकिन अभी उल्टा ही चल रहा है, कच्चा तेल सस्ता है लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल कितना महंगा है खूब, ठीक है, जबकि उसे सस्ता होना चाहिए। और बाकी चीज़ों में जैसे सोने के दाम आप देखते होंगे, डेली अखबार में आता है 300 रुपये सोने चढ़ा, 400 रुपये सोने चढ़ा, चांदी चढ़ा, ठीक है। तो वही सब चीज़ें हैं, हमारे देश में कीमतों में वृद्धि होती रहती है। सब्जियों के दाम एकदम से बढ़ जाते हैं, 200 रुपये किलो सब्जियां बिकती हैं। तो यही सब क्या है बेटा, मुद्रास्फीति है, जिसको महंगाई कहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सबसे ज़्यादा किसके समक्ष, हमारी अर्थव्यवस्था के समक्ष। जबकि आपको मैं महंगाई दर बताऊं, अगर मैं बताऊं आपको, तो जो बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएसए है, फ्रांस, जर्मनी है, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एक चीज़ भी बहुत बहुत ज़्यादा महंगी है, जो इंडिया में बहुत सस्ती मिलती है वो वहाँ पे बहुत महंगी है। जैसे अगर आप किसी का एक रेंट का देखो, आप एक किराए का कमरा देखो, तो यहाँ पे इंडिया में 3 से 4-5 हज़ार रुपये के आसपास मिल जाता है, जबकि वहाँ पे आप लोगे तो आपको लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ पे रेंट पे रूम मिलता है, वो भी छोटा सा, अगर आप वहाँ पे पढ़ रहे हो तो, समझे। तो वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे पैसा लोग अच्छा कमा रहे हैं, तो वहाँ पे महंगाई भी ज़्यादा उसी हिसाब से बढ़ी है, समझ गए। अब यहाँ पे लोग पैसा, इंडिया मीडियम रेंज में आता है, ऐसी बात नहीं कि इंडिया बहुत ज़्यादा गरीब है, अफ्रीका के बहुत देश हैं और दुनिया में अभी तक बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पे मतलब कि निष्पक्ष, जो जिसको अपन बोलते हैं ना, कौन सी गरीबी बोलते हैं, निरपेक्ष गरीबी, वो है, ठीक है, जो मतलब कि गरीबी से भी बदतर हालत, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा लिखो, मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु मौद्रिक उपाय कौन करता है, ठीक है, लिखो, मुद्रा स्फीति महंगाई के नियंत्रण हेतु मौद्रिक उपाय कौन करता है, ठीक है बेटा। भारत में एक ही है जो इस महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसका नाम है क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। लिख लो इसका आंसर, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है बेटा। तो ये मनी को सर्कुलेशन का काम भी यही करता है, मनी को सर्कुलेट करने का, और दूसरी बात महंगाई को कंट्रोल करने का। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस की वजह से आरबीआई ने बहुत सारे सुझाव दिए थे कि हम देश में कैसे इस इकोनॉमी को बचा सकते हैं, अर्थव्यवस्था को, साथ ही हमें कितने का आर्थिक पैकेज हमें चाहिए होगा देश को सही करने के लिए, ठीक है। तो हमने 20 लाख करोड़ कुछ का हमारा आर्थिक पैकेज आया है। अच्छा, अब ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, देखो, राजकीय कोष उपाय से आप क्या समझते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया कि आरबीआई महंगाई से उबारने के लिए आर्थिक पैकेजेस लाता है, तो अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि राजकोषीय उपाय से आप क्या समझते हैं। राजकोषीय उपाय से आप क्या समझते हैं, ठीक बेटा। इसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे हम, पहले लिख लेते हैं फिर समझा देते हैं, ठीक है। सरकार द्वारा मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु जो प्रयास किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, राजकोषीय उपाय। भाई राज का मतलब एक स्टेट और कोष का मतलब कि आपका खजाना, और जहां पे आप खजाने को संग्रहित करते हो, जैसे कि जहां पे सरकार का पैसा रखा है, और सरकार अपने पैसे से ही क्या करती है, लोगों को उभारती है, जो कि एक तरीके से लोगों का ही पैसा है,
राजकोषीय उपाय। सरकार द्वारा मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु जो प्रयास किए जाते हैं वे राजकोषीय उपाय कहलाते हैं। ठीक है, हम टैक्स भी देते हैं, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए भी बहुत सारे हमारे कोष होते हैं। राजकोष में आपदा कोष होता है, ऐसी स्थिति से उभारने के लिए कोष होता है जिससे हमें सरकार बचा ले। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखो बेटा। पांचवा क्वेश्चन लिखते हैं अपन, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। ठीक है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है, लिखो आंसर, लागतों में वृद्धि। ये आप लिखते चलो, साथ साथ लिखते ना हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियोस भी पूरी नहीं देखते हैं, पूरी देखा करो। ठीक है ना, आप एक एक 2-2 मिनट का वॉच टाइम आता है आपका, आप पूरी देखा करो बेटा वीडियोस, ये आपके लिए ही डाली जा रही है स्पेशली। लागतों में वृद्धि, लागतों में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति में गिरावट, समग्र पूर्ति में गिरावट से जो मुद्रास्फीति बढ़ती है आगे लिख लेना, उसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं बेटा, लागतों में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति में गिरावट से जो मुद्रास्फीति बढ़ती है। ठीक है, जैसे कि लागत यानी कि जो भी मान लो कोई उत्पाद है, कोई प्रोडक्ट है, वो आप बना रहे हो और उस प्रोडक्ट को बनाने में ही आपका खर्चा इतना आ गया कि उसकी एमआरपी कम निकल रही है। समझ गए, जैसे मान लो आप कोई 1 रुपए की टॉफी बना रहे हो, आपकी फैक्ट्री टॉफी की, अब आपकी टॉफी बैठ रही है 2 रुपए की। लागत का देखें तो मजदूर की लेबर, पैकिंग, उसकी एडवर्टाइजमेंट, उसका फ्लेवर, उसका जो भी आप अंदर उसमें मटेरियल डाल रहे हो, सब चीज़ें, मशीनों की कीमत, बिजली की कीमत, पानी की कीमत, सबकी मिला के वो लागत उस टॉफी की 2 रुपये बैठ रही है और आप उसे 1 रुपये में सेल कर रहे हो। तो ये तो गलत है ना, इसमें तो महंगाई आपके ऊपर मार आ रही है, आपके ऊपर। बेसिकली देखें तो आपको सीधा सीधा 50% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि समग्र पूर्ति, या फिर पूर्ति नहीं हो पाती उस चीज़ की, तो गिरावट होती है और फिर इससे भी महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, अब वो आदमी क्या करेगा, सोचेगा कि इसको एक काम करो, 1 से 5 रुपए की कर दो, तो कर दी 5 रुपए की। समझ गए, ऐसे ही जैसे आप देखते होंगे आज से 10 साल पहले पेटीज 5 रुपए की आती थी, फिर 8 की हो गई, फिर 10 की हो गई, आज 20 की भी हो गई और 40 की भी हो गई। ठीक है ना, तो यहीं से अपनी चीज़ें बढ़ती हुई आ रही हैं। और अब हम देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन बेटा। छठा क्वेश्चन है, लिखो छठा क्वेश्चन, भारत में गरीबी का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसके बेटा कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है क्या आंसर में, पहला है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, दूसरा है क्या, कैलोरी उपयोग, ये मैं समझाऊंगा अभी डिटेल में। तीसरा है क्या, कैलोरी उपयोग व्यय के आधार पर,
कैलोरी उपयोग व्यय के आधार पर। ठीक है बेटा, अब ये देखो समझाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लिख लो साथ साथ इसी में कि कैलोरी उपयोग के आधार पर, अगला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ सीधे ही, फिर उन दोनों को ही साथ में समझाऊंगा क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन आपस में मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कैलोरी उपयोग के आधार पर शहरी व ग्रामीण गरीबी का माप किया जाता है। कैलोरी उपयोग के आधार पर शहरी व ग्रामीण गरीबी का कितना माप रखा गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा अभी लिख देता हूं मैं यहां पे। बेटा देखो शहरी के लिए तो क्या लिखा है, पहले अपन ग्रामीण क्षेत्र का देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ठीक है, और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ठीक है बेटा, अब समझो देखो इसको, ऐसा है ये कैलोरी क्या होती है। ये बेटा कैलोरीज वो होती हैं जो भी आप खाना खाते हो, चाहे आप एक गिलास दूध ही पी रहे हो तो वो भी आपको कुछ ना कुछ एनर्जी शक्ति देके जा रहा है। ठीक है, तो वो जो एनर्जी आपकी सेव हो रही है बॉडी में वो बेटा कैलोरीज में सेव हो रही है। ठीक है, कैलोरी उसी को बोलते हैं। अब आपको देखो मैं गिनाता हूं आप दिन भर में कितनी कैलोरी लेते होंगे। आप मान लीजिए आप सुबह उठ के नाश्ता करते हो, आप नाश्ता कर रहे हो, एक गिलास दूध पी रहे हो और 4 बिस्किट खा रहे हो। ठीक है, तो कितना हो गया, यहां पे अपन सॉल्व करते हैं इसको। आपने क्या पिया, 1 गिलास मिल्क प्लस बिस्किट, तो ये हो गया कितना, 1 गिलास मिल्क में आप ये मान के चलो 80 कैलोरी, और 4 बिस्किट में भी लगभग 20 कैलोरी एक बिस्किट में मान लो। 4 बिस्किट का मतलब होता है 1 रोटी। ठीक है, और 1 रोटी में लगभग 80 से 100 कैलोरी होती हैं, तो 4 बिस्किट का मतलब 80 कैलोरी कितनी हो गई ये, इनको अपन इकट्ठा 200 मान लेते हैं राउंड फिगर में। ठीक है, तो सुबह सुबह उठते ही आपने 200 कैलोरी ले ली, एनर्जी मिल गई आपको। अब आगे देखो, अब आपने मान लो किया लंच आपने किया 4, आपने मान लो 3 रोटी खाई, 300 कैलोरी, सब्जी खाई 100 कैलोरी, 400, मैं राउंड फिगर में ले रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, वैसे तो ये 80, 100, 70 ऐसे होती हैं। जैसे कि अगर एक एग देखें तो एक एग में लगभग 60 से 70 कैलोरी होती हैं। ठीक है, तो आपका लगभग लंच 500 कैलोरी का लंच हो गया। ठीक है, हो गया। अब आपने क्या करा, शाम को खाना खाया, शाम को आपको भूख लगाई तो आपने ऐसे ही कुछ 200 कैलोरी का खा लिया। ठीक है, ईव में। ठीक है, तो 200 कैलोरी हो गई, और ऐसे ही आपने डिनर करा रात का, और डिनर में भी आपने लगभग 500 कैलोरी के आसपास खाना खाया। ठीक है, उसके अलावा आपने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया। अब आप देखो आपने कितना खाया, 500, 500, 1000 और ये 1400। आपने बेटा मात्र 1400 कैलोरी खाई है पूरे दिन में, जबकि एक एवरेज इंसान को 1800 से 2000 कैलोरी खानी ही चाहिए। ठीक है, ये आप खा रहे हो, ये है आपका एनर्जी सूचकांक। इसीलिए आप डाउन फील करते हो, आपको एनर्जी, ये सोचते हो कि यार मेरे अंदर तो एनर्जी सी नहीं है, मेरा पढ़ने का ही मन नहीं करता, क्योंकि आप खाना कम खा रहे हो। ठीक है, और अब आप, कई बच्चे यूँ कहते हैं कि सर हम तो मोटे ही नहीं होते, तो मैं आपको उसका तरीका भी बता देता हूँ इसी के अंदर। अगर आप इसको बढ़ा दोगे, इस 1400 को अगर आप ले जाओगे 600 और बढ़ा दोगे, एक प्रोटीन शेक पी के, प्रोटीन शेक या फिर आप उसमें जो आपकी बनाना शेक है इसको पी के आप 600 कैलोरी बढ़ा दो, 2000 कैलोरी हो गई, और ये 2000 कैलोरी से आपका क्या होगा, वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। वहीं अगर आप वेट को कम करना चाहते हैं तो आप 1400 कैलोरी से नीचे आ जाते हैं। ठीक है, और यही हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रखा गया है।
कि जो इंसान दिन भर में 2400 कैलोरी से कम खा रहा है ना, वो क्या है, गरीब है, उसको खाने को नहीं मिल रहा। ठीक है, इसीलिए तो बोलते हैं कि खाते पीते घर का है क्या भाई। ठीक है, और शहरी क्षेत्र में जो 2100 कैलोरी से कम खा रहा है दिन भर में, वो गरीब है। अब आप कहोगे सर हम तो कुछ भी नहीं खा, वो अलग बात है, आपको मिल रही है, आपके घर में तो सामान रखा है ना। हम उसकी बात कर रहे हैं जिसके घर में ही सामान नहीं है, जिसको दिन का ही खाने का नहीं पता, 3-3 दिन भूखे रह गया वो आदमी, उसको कोई भी देके पटक जाता है, उस गरीब की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, आप अपने तो घर में, आपके घर में तो भरा हुआ है। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी। अब वो आपके ऊपर है कि आप फास्ट करते हो। अब आप फास्ट करने का मतलब ये थोड़ी ना आप गरीब हो गए, समझ रहे हो ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना इस तरीके का फालतू। ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से जो कम खा रहा है वो। और अब आपके कैलोरी समझ आ गई। ये जैसे मैंने आपका एक डेली रूटीन आपका चार्ट बनाया, और इसकी वजह से ही कैलोरी उपयोग को क्या माना गया है, गरीबी का निर्धारण। ठीक है, अपने जो जेल में जो कैदी होते हैं, प्रिजनर्स होते हैं, उनको भी ये कहा जाता है कि लगभग 2000 कैलोरी का खाना इनको दिया जाना चाहिए, जिससे ये न्यूट्रिशियस फूड तो इनको एटलीस्ट मिले। ठीक है, तो उसमें ऐसा रखा जाता है बिल्कुल माप के कि 2000 कैलोरी, 1800 से 2000 कैलोरी इस इंसान को मिले प्रॉपर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैलोरी सिस्टम। अब इसमें हम आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, निरपेक्ष गरीबी। बेटा निरपेक्ष गरीबी वो होती है जो न्यूनतम गरीबी का जो स्तर है ना, उससे भी भयंकर गरीबी, वो कहलाती है निरपेक्ष गरीबी, जो कि अफ्रीका के बहुत सारे देशों में है, नाइजीरिया, सूडान, इन सब देशों में जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज़ हैं, यहाँ बहुत भयंकर गरीबी है। ठीक है, गर्मी हो रही है ना, इसलिए तो बहुत भयंकर गर्मी निकल रहा है, बहुत भयंकर गरीबी है। ठीक है बेटा, और इन देशों की जीडीपी, इकॉनमी से तो इन्हें मतलब ही नहीं है। इनका स्थिति ऐसा है क्योंकि इन्होंने सालों साल युद्ध झेले हैं, या हो सकता है किसी और चीज़ से इनकी जो ज़मीन है वो उपजाऊ इतनी सॉइल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारे बुक में इसी चैप्टर में 16 चैप्टर में बताया गया है कि सुरेश तेंदुलकर नाम के एक इंसान है, उन्होंने कहा था कि भारत में लगभग कितनी 21.92%, 21.92% गरीब लोग भारत के अंदर रहते हैं। ठीक है, अपनी 100% जनसंख्या में से लगभग 21.92% लोग गरीब हैं। ठीक है, ये सुरेश तेंदुलकर के हिसाब से, सचिन तेंदुलकर के हिसाब से नहीं। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर के हिसाब से। अब अपन देख लेते हैं गरीबी का कारण क्या क्या हो सकते हैं। बेटा गरीबी के कारण सामाजिक कारण क्या क्या हो सकते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, जन्म मृत्यु विवाह। जन्म मृत्यु और विवाह कैसे कैसे भाई, जन्म किसी का गरीबी में हो रहा है, वो उसी में फिर भीख मांगना सीख गया वो बच्चा, और फिर वो उसी तरीके से पल बढ़ रहा है। ठीक है, कईयों की क्या है कि मृत्यु हो जाती है, किसी की घर में जो कमाने खाने वाले होते हैं उससे भी लोग गरीब हो जाते हैं। लॉकडाउन में भी इस दौरान कई लोग ऐसे गरीब हो गए जिन्होंने आत्महत्या तक कर ली, आपको पता होगा। और विवाह, कई लोगों के विवाह इतनी जल्दी हो जाते हैं कि वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक नहीं कर पाते। इसके अलावा ये तो सामाजिक कारण हो गए, बाकी कारण आपको पता ही है, बेरोजगारी। और अब मैं आपको ये बताऊं कि अगर गरीबी को अपन को कंट्रोल करना है, तो आपका क्वेश्चन आ जाए मान लो कि गरीबी को नियंत्रण करने के उपाय बताइए, तो बेटा इसके 2 उपाय हैं। पहला तो जनसंख्या वृद्धि को रोकना। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे पास पैसा खूब है, इंडिया 7वें नंबर पे आता है पैसा के मामले में पूरी दुनिया में। ठीक है, 7वें नंबर पे आता है इंडिया, या 7वें पे आता है, हाँ, तो इंडिया 7वें नंबर पे आता है पैसे के मामले में। इंडिया में सोना बहुत है, पैसा बहुत है। ठीक है, लेकिन बेटा क्या प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, अब उनको कितने लोगों में बांटें अपन। तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि को रोकना, और दूसरा बेरोजगारी दर को घटाना, ये 2 होंगे गरीबी को कंट्रोल करने के साधन। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है, और यही चुनौतियाँ थी इस चैप्टर के अंदर जो हमने पूरी पढ़ ली हमारी अर्थव्यवस्था को लेके। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको लाइक करो, और वीडियो में कमेंट करके बताया करो कि कैसा लगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।